आपने जियो छोड़ा क्यों? पहली सैलरी मेरी थी 3.5 LPA, एकदम से जॉब चली गई। जॉब भी ऐसे गई कि वहाँ पे हर 6 मंथ्स में हाइक था। जिस दिन हाइक होने वाला था, हाइक अनाउंस होने वाला था, उस दिन उन्होंने ले ऑफ अनाउंस कर दिया। अच्छा, मुझे ले ऑफ का मतलब भी नहीं पता था ले ऑफ होता क्या है। दिक्कत ये है कि यार 2 साल के 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को कोई कंपनी ईजिली लेती नहीं। IPL के सीजन में हमारा ऐसे होता था कि पहले जो पुराना 1 डेढ़ हफ्ता था, उस टाइम पे हम पूरे पैक्ड रहते थे। कभी भी कुछ भी फट जाता था, कुछ भी हमें चीज़ एकदम से सही करनी थी, और उस टाइम पे हमें अलाउंस भी देते थे वो लोग सब चीज़ों के लिए। हम हमेशा रेडी रहते थे। जियो में जब आप काम कर रहे थे और आईपीएल हैंडल कर रहे थे, तो बेसिकली जब लाइव स्ट्रीम होता है तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस चलते हैं? मैंने लाइफ में जब भी इंटरव्यू दिए हैं, मैंने अगर 50 जगह अप्लाई करा है तो मैं 45 जगह रिजेक्ट हुआ हूँ। 5 जगह से मेरे पास आया है और 2 जगह मेरे को आगे लिया गया है। तो प्रियंक, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सुमित, आप बताइए आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल। तो प्रियंक, सब लोग सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या था। बिकॉज सबको लगता क्या है कि अगर कोई जियो में काम करना चाहता है या फिर कोई डनहम्बी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहता है तो इसका एक बैकग्राउंड अच्छा सा होना चाहिए, एक आईआईटी का टैग होना चाहिए, या फिर एक बहुत अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड जिसमें आपने टॉप किया हो, ऐसा कुछ होना चाहिए। बिकॉज ये हम लोग के दिमाग में रहता है कि भाई बड़ी कंपनी मतलब एक लेवल का इंसान होना चाहिए। तो आपका बैकग्राउंड कैसा था? आप पढ़ाई में कैसे थे? इंजीनियरिंग में कैसे थे? थोड़ा अपने बारे में बताइए। यार मैं स्टार्टिंग से बताऊं तो मैं बचपन से ही बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। मतलब ना मैं फर्स्ट आता था ना मैं लास्ट आता था, वो हमेशा एवरेज ही रहता था। तो कॉलेज में भी मेरे साथ यही हुआ कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन करना था उस टाइम पे मैंने सारी IITs बिट्स सबके एग्ज़ाम्स दिए, वेलोर सबके। अब लेकिन मेरा क्लियर ही नहीं हुआ। तो मैं बड़ा अपसेट हुआ कि यार अब बड़ी बड़े टैग्स नहीं मिलेंगे तो फिर अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। फिर मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि एटलीस्ट साल मत वेस्ट कर, कहीं पे भी एडमिशन मिल रहा है ले ले। तो मैंने भी वही सोचा कि यार हाँ, साल नहीं वेस्ट करना चाहिए। बिकॉज उस टाइम पे क्या होता था कि लोग दोबारा से एग्ज़ाम देते थे 12th का, सो दैट नंबर्स अच्छे हैं एंड दे गेट एन एडमिशन। तो मैंने साल वेस्ट नहीं करा एंड मैंने UPTU में एडमिशन ले लिया। ठीक है। फिर UPTU में एडमिशन लेने के बाद मैंने पढ़ाई करी। अच्छा, वहाँ पे जो भी पढ़ा रहे हैं सब 1999 2000 की टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो अब हमें उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी कि यार ये पुरानी है या ये नहीं है। तो पहले 3 साल तो हम बिल्कुल एवरेज पास होते रहे, बैक नहीं आई किसी भी एग्ज़ाम में, बस पास होते रहे और चलता रहा। फिर आपका ये कॉलेज कौन सा था? टायर 2, टायर 3, किस लेवल पे आता है? Tier 3 कॉलेज है, Tier 4 ही मान लो आप, Tier 3 भी नहीं है। ओके। तो अब उसके बाद फिर हमने वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी। तो 3rd ईयर तक आके हमारा पता चला कि यार अब क्या करना चाहिए। आपकी ब्रांच कौन सी थी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। और क्यों लिया था? क्योंकि क्या मतलब? कंप्यूटर्स में शुरू से इंटरेस्ट था एक्चुअली। हम स्कूल टाइम में भी मैं और मेरे फ्रेंड्स कंप्यूटर्स पे बहुत सारी गेम्स खेलते थे। लाइक इफ पीपल नो कि काउंटर स्ट्राइक्स एंड उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चलता था कंडीशन ज़ीरो काउंटर स्ट्राइक गेम, तो हम वो बहुत खेलते थे। तो कंप्यूटर में गेम खेलते थे इसलिए कंप्यूटर साइंस? इसलिए कंप्यूटर साइंस लेनी थी कि देखते हैं आगे इसी में ही होगा, कुछ भी होगा। ठीक है। तो जब आप कॉलेज में थे, जैसे आप बोल रहे थे कि तब 3rd ईयर में जब पहुंचे तब आपको एक एक होता है टर्निंग पॉइंट मिला। हाँ हाँ। उससे पहले तक मतलब 3 साल जो होते हैं ना इंजीनियरिंग के, वो लोग सोचते हैं भाई 3 साल क्रूशियल हैं और वो बर्बाद हो जाते हैं। तो उसके बाद एक होता है ना कि फिर से रीस्टार्ट करना, उसको फिर से एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करना मुश्किल होता है। तो आप कैसे 3rd ईयर में आप आगे एक रीस्टार्ट कर पाए? तो 3rd ईयर तक सब कुछ एवरेज चला। 3rd ईयर में आए तो पता चला कि 4th ईयर वालों के लिए कंपनियां आ रही हैं कॉलेज में। एवरेज कंपनियां आ रही हैं, बहुत हाई कंपनियां नहीं आ रही हैं। पर सबको पैकेज 3.5 उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई मानते थे हम लोग कि यार 25,000 30,000 रुपये मिलेंगे और मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी में, ये करेंगे वो करेंगे। तो कंपनियां आई। अब कंपनियों ने जब इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे तो हमने अपने सीनियर से बात करी क्या क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया ये। अब हम देखें कि यार हमें तो ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं। अब पढ़ाया नहीं तो अब हम कहाँ से पढ़ें? उस टाइम पे एक्चुअली कोर्सेज भी नहीं होते थे। तो मैं बात कर रहा हूँ 2016 2017 की। तो उस टाइम पे ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा चलती थी, ऑनलाइन का कोई स्कोप नहीं था। यूट्यूब्स पे बहुत रेयरली वीडियोस आती थी। करेक्ट करेक्ट। तो अब वहाँ से पता चला कि यार अच्छा, थोड़ा सा पढ़ना पढ़ना चाहिए। तो सेल्फ एक्सप्लोर करा थोड़ा सा गूगल पे
कि यार ये चीज़ कैसे पढ़ सकते हैं। तो एक दो मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस भी मिली, तो थोड़ा सा पढ़ा। फिर उसके बाद डीएसए के हमारे एक टीचर थे, वो डीएसए तो पढ़ाते थे। एक्चुअल में डीएसए में मैं क्या करता था, पेन पेपर से तो मैं सब कुछ सॉल्व कर देता था, ग्राफ ट्री ये वो, पर कोडिंग में मैं फंस जाता था, क्योंकि C++, सी एंड जावा, ये 3 लैंग्वेज हमें कॉलेज में पढ़ाते थे। मेरे को तीनों ही समझ नहीं आती थी क्योंकि मगर आपको डीएसए सुनने आता था? हाँ, डीएसए मेरे को समझ में आता था। डीएसए क्योंकि जो टीचर्स थे वो जो पढ़ाते थे, एक्चुअल में मेरा मानना ये है कि इफ़ यू कैन इमेजिन समथिंग ना, Correct, यू correct. कैन बिल्ड इट। करेक्ट। अगर आपको ग्राफ दिख रहा है कि यार ये ऐसे गया, यहाँ पे ऐसे आया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो वो आप कर सकते हो। बट सेम चीज़ को आपको कोडिंग लाइन में उतारना इज़ वेरी वेरी टफ। करेक्ट। तो मेरे लिए वो बड़ा टफ था कि यार पॉइंटर्स क्या होते हैं, ग्राफ में मैं एरे में कैसे आइटरेट करूँ, या 2D एरे में कैसे आइटरेट करूँ, और वो फॉर लूप्स कैसे घुमाऊँ। तो मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता था कि यार आइटरेटर्स को मैं कैसे मैनिपुलेट करके एक अपना सॉल्यूशन लेके आऊँ। तो फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये तीनों लैंग्वेज तो हो नहीं पाएंगी, तो कुछ और ट्राई करते हैं। जावास्क्रिप्ट सोची, पर फ्रंट एंड का मेरे को शुरू से इंटरेस्ट नहीं है कि फ्रंट एंड में जाना ही नहीं है। तो फिर उसके बाद बैकएंड की तरफ आया, बैकएंड की तरफ थोड़ा एक्सप्लोर करा, तो उस टाइम पे पाइथन आई थी मार्केट में। आई तो पहले थी, पर बूम पे उस टाइम पे आई थी करेक्ट। कि काफ़ी बड़ी कंपनियां पाइथन पे शिफ्ट हो रही थी, बना रही थी चीज़ें। तो उस टाइम पे मैंने सोचा यार चलो पाइथन, तो फिर मैंने पाइथन पढ़ी W3 स्कूल से थोड़ी। ठीक है। अब वहाँ से मैंने जब थोड़ी सी पढ़ी तो मेरे को इंटरेस्ट गेन हुआ। फिर सडनली क्या हुआ, मैंने एंजल लिस्ट एक प्लेटफॉर्म था पहले, जो अब वेल फाउंड करके है, उस पे सारे स्टार्टअप्स अपनी जॉब्स पोस्ट करते हैं। यस। तो मेरा मानना ये था कि यार देखो कोई बड़ी कंपनी तो लेगी नहीं अपने को, ठीक है, अगर लेगी तो बाई चांस कॉलेज से ही ले लेगी, नहीं तो अपना कोई ऐसा स्कोप है नहीं। और मैं वॉक इन ड्राइव्स में जाता नहीं था, क्योंकि यार 2000 बच्चे होते थे, 2 पोस्ट के लिए कैसे करेंगे। करेक्ट। तो फिर उसके बाद एंजल लिस्ट पे मैंने अप्लाई करना शुरू करा। मैंने कम से कम भी 40 कंपनीज में मैंने अप्लाई करा। तो रैंडमली मैं तो फेडअप होके बैठ गया पहले कि यार 40 कंपनीज में अप्लाई कर दिया, कभी भी वो नहीं कर रहा। उस टाइम पता नहीं था कि यार 40 कंपनीज इज नथिंग, आपको तो कम से कम 500-600 कंपनीज में अप्लाई करना चाहिए। रोज़ आपको 10 कंपनी पकड़नी चाहिए, सब में अप्लाई करना चाहिए, जब जाके somebody विल कॉल यू। करेक्ट। तो उसके बाद फिर, पर मेरा लक उस टाइम पे अच्छा चल गया। मेरे को एक स्टार्टअप से कॉल आ गया जो कि गुड़गांव बेस्ड था, ओके। AI टच करके था। तो वहाँ से मेरे को कॉल आ गया। तो बेसिकली ये जो आप अभी आप सिनेरियो बता रहे हो, ये आपका चल रहा था इन योर 4th ईयर की 3rd ईयर? ये था 4th ईयर की स्टार्टिंग में, जैसे अच्छा, 3rd ईयर कंप्लीट करते हैं ओके। तो 4th ईयर की स्टार्टिंग में। तो मतलब आपने पाइथन एज ए लैंग्वेज सेल्फ प्रिपरेशन से सीख ली थी? बहुत ज़्यादा नहीं, पर मेरे को इतना पता चल गया था प्रिंट कैसे करते हैं, एरेज क्या होती हैं, और आइटरेट कैसे करते हैं, जो मेरे को वहाँ पे नहीं आता था। एंड डीएसए वाज समथिंग व्हिच यू वर गुड इन? हाँ हाँ हाँ। मतलब डीएसए आप कर लेते तो थोड़ा पाइथन आ चुका था, और आप कंपनी कौन से पोजीशन की अप्लाई कर रहे थे? इंटर्नशिप। इंटर्नशिप मतलब किसी भी पोजीशन में इंटर्नशिप? कौन से? नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिक। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। पहले तो आपको लगता था कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर में जाना चाहिए? बिकॉज पाइथन जरा सी आती थी, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का अगर बैकग्राउंड देखो तो उनको 5-6 लैंग्वेज आती है, फ्रंट एंड बैक एंड का नॉलेज होता है। आपके केस में तो सिर्फ आप पाइथन सीख के आपने सोचा कि जस्ट कि बस कुछ ना कुछ मिल जाए, कि बाई चांस कोई मिल जाए, क्या पता सिखा दे। क्योंकि इंटर्नशिप में मैंने जो सुना था वो ये था कि यार लोग सिखाते हैं पहले 3 मंथ्स या 4 मंथ्स आपको सिखाते हैं। तो फिर इंटर्नशिप के लिए मेरे पास कॉल आया, और मैंने उस टाइम पे इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म भी बहुत यूज़ करा है। ठीक है। तो इंटर्नशाला से भी मेरे को एक कॉल आया इंटर्नशिप के लिए, जो कि फॉर द कंपनी अकेडव्यू करके एक कंपनी थी, विच लेटर बिकम अ पार्ट ऑफ upgrad.com, जो जिसको एक्वायर कर लिया। तो मैं उसमें गया। उसमें फिर मेरे को पाइथन पढ़ाई उन लोगों ने ही पढ़ाई, पे भी करा। पाइथन पढ़ाई, पे भी करा, और 2 महीने में मैंने पाइथन बिल्कुल अच्छे से मेरे को आ गई कि लाइक। फिर उसके बाद अगले 3 मंथ्स में मैंने ML भी प्रिपेयर कर ली, क्योंकि वहाँ पे वो लोग कोर्सेज पढ़ाते थे, तो मैंने सेल्फ प्रिपेयर कर ली थी, उनकी क्लास में जाके बैठ जाता था, खुद जाके प्रिपेयर करके कर लिया। फिर उनको भी लगा कि यार बंदा कुछ कर रहा है, तो फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद मेरे को सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट में उन्होंने डाल दिया कि आप ये करो। तो मैं, बच्चों के डाउट्स आते थे बहुत सारे। अब बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, आपको तो एरे आती है,
बच्चे पूछ रहे हैं ग्राफ के डाउट्स, तो आपको नहीं आता तो आपको लगेगा कि यार ये बड़ा टफ हो जाएगा, कैसे करें, या बेइज्जती हो जाएगी। तो फिर वो भी पढ़ा, समझा, धीरे धीरे करके समझा और फिर उन्हें भी समझाया। फिर ऐसे करके फिर मैं एक इंस्ट्रक्टर बन गया वहाँ पे, विद इन द स्पैन ऑफ 6 मंथ्स। इंस्ट्रक्टर बनने के बाद मतलब टीचिंग करियर जो मेरा था वो आई थिंक उसी ने ही मेरे को सब कुछ सिखाया, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा था कॉलेज के स्टूडेंट्स को, तो उनके डाउट्स ही अलग होते थे। वो अलग ही चीज़ पूछते थे, ये कैसे होगा, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, फॉर लूप क्या होता है। तो फिर उनको रियल वर्ल्ड के हिसाब से समझाना कि ये देख अब इस वाले वेरिएबल के अंदर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, ऐसे करके फिर उन्हें समझाया तो खुद भी समझ आया। फिर उसके बाद ही मेरी जॉब भी लग गई गुड़गांव में। ओके। मेरे को एक्चुअल में वो लोग भी अब्जॉर्व कर रहे थे, पर आई प्रेफर कि यार उस टाइम पे मेरे को 5,000 स्टाइपेंड मिलती थी, जो लेटर हो जाती मेरी 15,000 जब मैं फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाता। मैंने कहा यार 5-10 हज़ार तो हमने सोचा ही नहीं, हमने तो 25,000 सोचा है, तो एटलीस्ट इतना तो कोई दे। 3.5 का पैकेज बहुत ज़्यादा होता था। और उस टाइम पे जस्ट मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, पास आउट होते के साथ ही मेरे पास ऑफर लेटर आ गया एक कंपनी से। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने गया गुड़गांव में, मेरा क्लियर हो गया। पहली सैलरी क्या थी आपकी? पहली सैलरी मेरी थी 3.5 LPA। 3.5 LPA में मेरे को मिलते थे 26-27,000 रुपीज़ के अराउंड, जिसमें से कट के मेरे पास 23,000 रुपीज़ बचते थे। और किस पोजीशन में आप हायर हुए थे? मैं हुआ था एज अ डेटा इंजीनियर। डेटा इंजीनियर। उन्होंने पोजीशन दी थी, मेरे को नहीं पता था कि ये पोजीशन क्या है क्या नहीं है। मेरे को तो बस ये पता था कि यार कोड करना है, सीखना है जाके। और फिर वहाँ पे एक दो बंदे को उन्होंने और हायर करा, तो 3-4 बंदों की हमारी टीम बन गई। फिर उसमें एक बंदा था जिसने मेरे को काफ़ी कुछ सिखाया कि यार ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, वेबसाइट्स बताई कहाँ से पढ़ना है, तो फिर पढ़ा। फिर वहाँ पे मैंने उस कंपनी में 6 महीने काम करा। 6 महीने काम करने के बाद मैं दोबारा से सर्च करने लग गया कि यार क्या करूँ। अच्छा, वहाँ पे मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उस प्रोजेक्ट को ही मैं ये देख रहा था कि यार ये प्रोजेक्ट करता कौन कौन है, कौन कौन सी कंपनियाँ करती हैं। तो मेरे को बैंगलोर बेस एक कंपनी मिल गई, तो मैंने उनका प्रोडक्ट देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैंने कहा यार ये कैसे करूँगा मैं। अच्छा, वो फ्रंट एंड बेस प्रोडक्ट था कि आपको बाउंडिंग बॉक्स बनाने थे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर। ओके। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि यार ये क्या करूँ, तो बट मैंने रैंडमली करियर्स पे उनके अप्लाई कर दिया। और आफ्टर अ वीक मेरे पास उनका कॉल भी आ गया। मतलब मैंने एक ही कंपनी में अप्लाई करा, उनका कॉल आ गया, ये लक मानता हूँ मैं इसको। अब उन्होंने मेरे को 120% हाइक दे दिया। और ये कंपनी का नाम क्या था? प्लेमेंट, जो कि अब टेलिस इंटरनेशनल का पार्ट है। अच्छा अच्छा। तो मैं उस कंपनी में गया। और इंटरव्यू आप क्रैक कर पाए थे, क्योंकि आपने जैसे बोला कि आप हाँ, इंटरव्यू मेरा क्रैक इसलिए हुआ क्योंकि 6 महीने के स्पैन में मैंने मशीन लर्निंग पे भी काम करा, मैंने डीप लर्निंग पे भी काम करा, मैंने एपीआईज पे भी काम करा, तो मैंने सब चीज़ें सीख ली थी। और फॉर अ 6 मंथ्स एक्सपीरियंस गाई, एक कंपनी को ये लगता है कि यार इनफ आता है, अब बाकी चीज़ें हम करा देंगे, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें समझ लेता है, काम कर लेता है, तो बस तो मतलब अब आपका हम ले लो। बेसिक जो था वो स्ट्रांग था? बेसिक स्ट्रांग हो गया था, हो गया था। पहले नहीं था, पर प्रैक्टिस कर करके हो गया। मैंने एक चीज़ हमेशा करी है प्रैक्टिस, जो कि मैंने छोड़ी नहीं, कि अगर मैं पीजी में भी रहा हूँ गुड़गांव में, तो मैं शाम में जाके आधा घंटा देता था बस, कि यार अच्छा चल ये पढ़ लेते हैं आज और इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, बस आधा घंटा। और बाकी तो मैं खेलने कूदने में ही रहा हूँ, कुछ और नहीं करा। तो बेसिकली आपका जो सेकेंड कंपनी में जिसमें आप हायर हुए 120% हाइक मिला, हम्म एंड एक अलग प्रोजेक्ट था, लेकिन क्योंकि आपका बेसिक्स क्लियर थे और आपने क्लियर कर लिए थे, यू वर एबल टू क्रैक इट। उस कंपनी में कैसा एक्सपीरियंस मिला आपको, और काम कैसा था? उस कंपनी में एक्चुअली मैं गुड़गांव से सीधा गया बैंगलोर। मेरे को पता तो था नहीं बैंगलोर कैसी है क्या नहीं, क्योंकि दिल्ली में बॉर्न एंड बॉट अप है। तो बैंगलोर जाने के बाद पता चला कि यार लड़के तो मतलब जो कंपनी में काम करते हैं उन्हें तो मतलब बहुत कुछ आता है, हम तो कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पे मेरे एक मेंटर हुए, जिन्हें मैंने मेंटर बनाया अपना, जो कि मेरे बॉस ही थे, उनसे मेरी आज भी बात होती है। उन्होंने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, हरीश भाई हमारे हैं वो, उनसे उन्होंने मेरे को हर एक चीज़ सिखाई। मैं पाइथन में भी कई जगह गलतियाँ करता था, तो वो भी वो सारी चीज़ें बताते थे। फिर उसके बाद बैंगलोर में मैंने काम करा उस कंपनी के साथ फॉर अराउंड आई थिंक 9-10 मंथ्स। 9-10 मंथ्स के बाद फिर उनकी फाइनेंशियल थोड़ी
दिक्कत आ गई, कंपनी भी स्टार्टअप था, तो दे हैव लेड ऑफ अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंपनी, ऑलमोस्ट 50% कंपनी ले ऑफ हो गई, उसमें मैं भी पार्ट था। अब जीवन में पहली बार ले ऑफ हुआ, कुछ पता ही नहीं, एकदम से जॉब चली गई। जॉब भी ऐसे गई कि वहाँ पे हर 6 मंथ्स में हाइक था, जिस दिन हाइक होने वाला था, हाइक अनाउंस होने वाला था, उस दिन उन्होंने ले ऑफ अनाउंस कर दिए। अच्छा, मुझे ले ऑफ का मतलब भी नहीं पता था, ले ऑफ होता क्या है और किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त ने बोला भाई निकाल रहे हैं कंपनी से। मैंने कहा, किसे निकाल रहे हैं? कह रहे ये तो कस्टमर केयर जो हमारे होते थे उन सबको निकालेंगे। हम फ्री हो गए कि यार अच्छा। फिर सडनली हमारा भी नाम आ गया सबका उसमें, कह रहे हैं हम थोड़ा ना कस्टमर केयर हैं। तो उन्होंने आधी सॉफ्टवेयर टीम भी उड़ा दी। ठीक है। अब उसके बाद मैं घर आया। मैं अपने ब्रदर के पास रहता था वहाँ पे, जो कि मेरे कज़न ब्रदर है। तो मैंने उनसे बोला कि भैया यार ऐसा ऐसा हो गया, क्या करूँ? भैया कह रहे कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, तो होता रहता है यहाँ पे, क्योंकि वो भी बैंगलोर में एक कंपनी में काम करता है। तो मैंने बोला भैया बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। तो फिर भैया शाम में घर आए, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी लेके आए जो सारी एमएनसीज में काम करते हैं। फिर सबने मिलके मेरे को मोटिवेट करा कि यार ये तो लाइफ का पार्ट है, ये तो होता ही रहता है, और तू ना लाइफ में बहुत आगे जाएगा, क्योंकि तेरे साथ स्टार्टिंग में हो गया ये। क्योंकि अगर लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे आके होता है कि जहाँ पे यू आर, आपने ये चीज़ पहले ना देखी हो, तो फिर बड़ा इशू हो जाता है। तो उन्होंने वो बोला, बस मैंने वही बात पकड़ ली कि यार अब जीवन में रुकना नहीं है बस। मैं वापस दिल्ली आया, दिल्ली आते ही कोविड स्टार्ट हो गया। तो उस टाइम पे फिर मैंने, क्योंकि टीचिंग का एक्सपीरियंस था ही पूरा प्रॉपर, मैं साइड बाय साइड भी टीचिंग कर रहा था। फिर मैंने बोर्ड इन्फिनिटी में टीचिंग करनी स्टार्ट करी, अपग्रेड में भी करी साइड बाय साइड। तो मैं साइड बाय साइड 2 कंपनियों में टीचिंग भी कर रहा था, ले ऑफ हो चुके थे, घर पे बैठा था, तो मेरा पूरा दिन वहाँ पे चला जाता था। फिर उसके बाद टीचिंग करते करते मेरे दिमाग में आया यार, वाई नॉट, वाई आई एम टीचिंग फॉर दीज गाइज, इंस्टेड आई विल स्टार्ट समथिंग ऑन माई ओन। तो फिर मैंने अपनी कंपनी भी स्टार्ट करी, अल्फा रे। तो उसके बाद मेरे पास रिस्पॉन्स भी अच्छा है, क्योंकि मेरे कनेक्शंस अच्छे थे स्टूडेंट्स के बीच में। तो अब मैंने उनको, देखो मैं मानता हूँ कि बाहर जो भी कंपनी है वो आपको झूठ ज़्यादा बोलती है टू सेल देयर कोर्सेज इंस्टेड ऑफ। मैंने सीधा बोला भाई देखो जॉब नहीं लगेगी ऐसे, ठीक है, इंटरव्यू में बिठवा दूंगा, पूरा ट्राई करूंगा, तुम्हें भी ट्राई करना है, मुझे भी ट्राई करना है, मैं बस इंटरव्यू तक पहुंचा सकता हूँ। नो बडी कैन गारंटी वेदर यू विल क्लियर अ इंटरव्यू और नॉट। करेक्ट। अगर कोई बोल रहा है 100% प्लेसमेंट लगेगी, झूठ बोल रहा है, नहीं लग सकती। तो मैंने सीधा बोला, पेरेंट्स से बात करी, मैंने बोला आप ट्राई करके देख लो, मत दो पैसे। उस टाइम पे न्यूटन स्कूल नया नया स्टार्ट हुआ था, और हमने जो स्टार्ट करा था न्यूटन स्कूल से पहले, हमने ये स्टार्ट करा था कि भाई आपकी जब इंटरव्यू में बैठ जाओ, आपसे ना क्लियर हो, वो भी हम झेलेंगे, हमें पैसे मत दो। आप जब क्लियर हो जाए ना, तब आपकी जो इच्छा हो वो दे देना, नहीं तो मत दो। क्योंकि हम भी स्टार्ट कर रहे थे कि कंपनी कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, और स्टूडेंट्स की, मेरा मोटिव ही ये था कि यार स्टूडेंट्स की हेल्प करनी। तो फिर मेरे पहले बैच में 7 या 8 स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने 2-3 ने तो बीच में ही छोड़ दिया था, तो 5 स्टूडेंट मेरे पास बचे थे। 5 के पाँचों को मैंने 3 मंथ्स तक रिगरसली पढ़ाया, हर एक चीज़ बताई, जो भी मैंने सीखा था ठोकर खा खा के, सब कुछ मैंने उन्हें पढ़ा दिया, एक कोर्स बना दिया, डेटा साइंस पढ़ा दी, मशीन लर्निंग पढ़ा दी, पाइथन पूरी पढ़ा दी, और उनको इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करवा दिया। इंटर्नशिप्स लग भी गई, उसके बाद जॉब्स भी लगी। सारे के सारे आज अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड हैं, WNS, स्मार्ट क्यूब, और इन्फोसिस TCS में भी लगा। सब ने रिगार्ड भी करा, किसी ने 5,000, किसी ने 10,000, जो भी जिसकी इच्छा थी सबने दे दिया। तो मेरे को लगा कि यार हाँ, समथिंग इज कोपिंग अप। फिर वहाँ पे स्टार्ट करते 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 फिर एक पॉइंट ऐसा है कि अपना तो बूटस्ट्रैप था, कोई फंडिंग नहीं थी, अपने पास भी पैसे नहीं थे, तो जो आ रहा था वो लगा रहे थे और वो चल रहा था। फिर उसके बाद फिर मेरे जो को फाउंडर्स थे वो लोग भी चले गए, अब सारा का सारा काम मेरे पास आ गया, मैं कॉल्स करूँ, पढ़ाऊँ, क्या क्या करूँ। तो फिर मैं थोड़ा बर्नआउट फेज में आ गया, और उस टाइम पे बैच भी मेरे पास एक था जो ख़त्म होने वाला था। फिर मैंने नए बैच के लिए मार्केटिंग भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ना किसी से बात करी। फिर मैंने क्या करा कि साइड बाय साइड उसे टर्न ऑफ करके अपनी जॉब स्टार्ट करी कि यार अभी मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ, एटलीस्ट मेरे को इंडस्ट्री में 4-5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू बिकम समथिंग बिग।
तो फिर मैंने दोबारा से जॉब्स के लिए अप्लाई करा। फिर मेरे को दिल्ली बेस्ड एक कंपनी में जॉब मिल गई। तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सर्विस, वो बेसिकली सर्विस बेस्ड कंपनी थी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती थी फॉर देयर क्लाइंट्स। तो मेरे को कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने को मिला। वहाँ पे मैंने इंटीग्रेशंस भी करी, एपीआईज भी बनाई, डेटा साइंस पे भी काम करा, और सैलरी भी मेरी अच्छी हो गई थी। उस टाइम पे मेरी 70-80 के आसपास सैलरी हो गई थी कटने के बाद। फिर आ, फिर मैंने दोबारा से अच्छे से अप्लाई करना शुरू करा। फिर मैंने और प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोर करे, किस किस पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे मेरे को जॉब मिल सकती है। क्योंकि यार अपनी लाइफ में बताने वाला कोई नहीं था। पेरेंट्स मेरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया नहीं था। फैमिली में मेरे सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें भी किसी को आइडिया नहीं था। ब्रदर भी मेरा बिजनेस करता है, तो उसको भी आइडिया नहीं था। तो अब जो कज़न ब्रदर थे, बस उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ये बोला था कि यार आप अप्लाई करते रहो बस, और कुछ मत देखो। तो मेरे को वही चीज़ याद थी। अब दिक्कत ये है कि यार 2 साल के 1 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे को कोई कंपनी इजीली लेती नहीं है। उस टाइम आपका कितना एक्सपीरियंस हो चुका था? 2 इयर्स। 2 इयर्स हो चुका था। हाँ, 2 इयर्स कंप्लीट हो गया था। और आपका 15 लाख लगभग पैकेज हो गया था? नहीं नहीं नहीं, कम था। 12? मेरा था अराउंड 10.5-11 के आसपास। मतलब ये आप बात करो 2020 के बाद? 21 के पहले, हाँ 21 स्टार्टिंग तक। 21 के मतलब तो ये आप आफ्टर आप जो आपका स्टार्टअप था उसको बंद करने के बाद आप एक कंपनी में ज्वाइन किए, वहाँ पोजीशन क्या थी आपकी? वहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ हाँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्योंकि ये सब चीज़ों पे काम करना था, तो सीखा वहाँ पे भी। फिर उसके बाद मैं फेडअप हो गया कि यार छोटी कंपनी है, इसमें तो ज़्यादा स्कोप है नहीं, मैं ग्रो ही नहीं कर पाऊंगा। हमेशा ये प्रोजेक्ट देते रहेंगे और मैं काम करता रहूँगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊंगा बेसिकली। करेक्ट। तो फिर मैंने सोचा यार लेट्स टारगेट सम एमएनसी कंपनी राइट नाउ। तो फिर एमएनसी कंपनी सर्च करी, पर मेरे को फिर दोबारा बैंगलोर से एक अच्छे खासे सीरीज सी फंडेड स्टार्टअप से कॉल आया। सीरीज सी फंडेड स्टार्टअप अराउंड 400-500 करोड़ अराउंड हो जाता है। तो उसको इतनी फंडिंग थी, उनके पास पैसा भी अच्छा था। 2 या 2.5 साल का उनके पास रनअप था कि 2-2.5 साल तक वो अगर प्रॉफिट ना हो, कुछ भी ना हो, तो खा बिठा के खिला सकते हैं। तो मैंने ज्वाइन कर ली वो। मैं उनका इंटीग्रेशन टीम में पार्ट बना, और उधर मैंने फॉर डेटा इंजीनियरिंग टीम ही काम भी करा। तो ये आपका जो आपका किस कंपनी में आपका ट्रांजिशन हुआ? लोकस। लोकस में? हाँ, लास्ट माइल डिलीवरी कंपनी थी बेसिकली। कि जैसे जो अगर आपके घर पे कोई डिलीवरी पार्टनर आ रहा है, फॉर एग्जांपल मिंत्रा से आ रहा है, तो वो एक ऐप यूज़ करते होंगे, आपने देखा है कि वो फ़ोन पे कुछ 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 करते रहते, तो वो ऐप बनाती थी। उस ऐप में क्या होता है, कौन सा ऑर्डर दे दिया आपने, कहाँ से पहला ऑर्डर कौन सा उठाना है और कहाँ पे डिलीवर करना है, रूट मैनेजमेंट, किस रास्ते से जाएंगे तो पेट्रोल सबसे ज़्यादा बचेगा, तो वो सारी चीज़ें वो कंपनी करती थी। तो जब आप इस कंपनी में आए, तो क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से थे और उससे पहले आपका लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, ये एक बड़ी कंपनी में आप टारगेट कर रहे थे, और आप डेटा इंजीनियरिंग के पोजीशन में आप हायर हुए, आपका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा था और हाउ डिफरेंट इट वाज फ्रॉम ऑल द प्रीवियस रोल्स? हाँ, तो इंटरव्यू प्रोसेस उस टाइम तो पूरा ऑनलाइन ही था। सारा का सारा सारे राउंड्स मेरे ऑनलाइन हुए। अब राउंड्स जब मेरे हुए, तो पहला राउंड हुआ। पहले राउंड में उन्होंने मेरे को कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस दिए जो कि मेरे को करके देने थे हैकर रैंक पे। हैकर है? हाँ, 1 आवर या 1.5 आवर्स के 2 या 3 क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने। ओके। तो वो मैंने करे। अच्छा, उससे पहले मैं जब भी हैकर रैंक पे करता था, मेरा कोई ना कोई टेस्ट केस ज़रूर फेल होता था। पर उससे पहले मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी अपने आप से ही कि यार एटलीस्ट मेरा बेसिक्स जो है, बिल्कुल बेसिक्स एरे, वो मेरा इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि नो बडी कैन रिजेक्ट मी इन दिस फेज। क्योंकि यार ग्राफ और ट्री ना गूगल पूछता है, माइक्रोसॉफ्ट पूछता है, बेसिक कंपनीज को इतना पता होता है कि यार अगर ये लूप घुमा लेता है, चला लेता है प्रोग्राम को, तो ही कैन डू इट। करेक्ट। ठीक है, और वो मेजरली जहाँ तक अब तक मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, ग्राफ ट्रीज का इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं है। करेक्ट। ठीक है, तो अब मैंने वो चीज़ अच्छे से कर ली है। और मेरे पास क्वेश्चंस भी 2D एरे के आए, मैट्रिक्स के आए, तो मैंने कर लिया, और क्वेश्चंस भी मैंने कर दिए सारे। अच्छा, सडनली मेरे सारे टेस्ट केस भी पास हो गए, और मैं बहुत खुश हुआ कि यार टेस्ट केस पास हो गए। वो टेस्ट केस पास हो गए, फिर उन्होंने मेरे से बात करी सेकंड राउंड में कि आप अपने बारे में बताओ, आपने क्या करा है और कैसे कैसे करके आप हमारी कंपनी में ही क्यों आना चाहते हो।
और तो फिर अब बोला कि यार आपकी कंपनी अच्छी है इसलिए आना चाहते हैं। उन्हें थोड़ी ना बताता कि यार पैसे चाहिए इसलिए आना चाहते हैं। तो फिर उनका वो वाला राउंड हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने थर्ड राउंड एक और लिया जो कि टेक राउंड था। उसमें 3 बंदे थे, तीनों अलग अलग क्वेश्चंस पूछ रहे थे रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी और रिगार्डिंग दैट रोल। तो उनको एक दो क्वेश्चंस पे मैं फंसा भी, पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं इट्स फाइन। कैसे क्वेश्चंस थे? क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मैंने बता रखे थे कि प्रोजेक्ट में आपने क्या करा है, एरे से रिलेटेड कि एरे के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करोगे, बैकवर्ड ट्रैकिंग कैसे करोगे एक ट्री में, कि वो तो आती थी मेरे को, कोड ही तो नहीं लिख सकता था पर वो आती थी, कॉन्सेप्ट आता था। कॉन्सेप्ट पता था तो वो बता दिया। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो भी अगर इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, कि आपको ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिकली आप भले ही कोड ना लिख पाओ, मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करा है वो यही है कि आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हो ना, कि मैं एक फॉर लूप चला के इसको इसमें डाल दूंगा वेरिएबल में, ना मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी ना मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, तो इंटरव्यूअर विल बी हैप्पी कि यार इसने इतना कर दिया ना, तो बाकी चीज़ तो लिखनी तो है, बस वो लिख तो ये इंटरनेट से उठा के भी देगा पर इसको लॉजिक तो क्लियर है। करेक्ट। तो लॉजिक क्लियर मेन चीज़ है। लॉजिक अगर आपका क्लियर है तो वेल एंड गुड। करेक्ट। फिर उसके बाद मेरा फोर्थ राउंड भी हुआ, वो वाला राउंड भी मेरा क्लियर हो गया। फोर्थ राउंड मैनेजरियल राउंड होता है, तो उसको मैं हलवा राउंड कहता हूँ। तो वो तो कोई आराम से क्लियर हो जाता है तो उसमें। मतलब इस पूरे प्रोसेस में आपके दो मेजर राउंड्स थे, एक तो हैकर रैंक वाला हाँ, एंड द सेकेंड वन वाज द 1-to-1 इंटरव्यू। 1-to-1 इंटरव्यूज 3 थे। पैनलिस्ट थे आप। हाँ हाँ। तो अगर जस्ट लेट्स से इफ यू हैव टू पिन 3 पॉइंट्स, भाई ये 3 अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई थी, या फिर ये 3 अच्छी प्रिपरेशंस मेरे साथ थी ड्यू टू विच आई वाज एबल टू क्रैक दिस इवन आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड, डेटा इंजीनियरिंग में आप चले गए, वो क्या चीज़ें होंगी? पहली चीज़, आप अपना कोई भी रोल के लिए जाओ, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, nobody will ask you directly data engineering questions और data science questions because they know कि यार नहीं पता होगा बंदे को। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि अच्छा एरे बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूछ लिया, एरे उसने क्लियर कर दिया, स्ट्रिंग्स पूछ लिया, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, रिकर्शंस पूछेंगे, फिर थोड़ी पॉइंटर्स पूछेंगे, इम्प्लीमेंटेशंस पूछेंगे। फिर अगर वो इतने में सेटिस्फाई है ना कि आपने सारे सही आंसर्स दिए, तो वो एज्यूम कर लेंगे कि यार आपको आगे भी आता हो। तो पहली चीज़ यही है कि आप अपना क्लियर रखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगर आपके क्लियर हैं तो यू कैन ट्रांजिशन इनटू एनी फील्ड, कोई इशू नहीं। दूसरा, फिर उन्होंने एसक्यूएल पूछी, डेटाबेसेस। डेटाबेसेस आपके क्लियर होने ही होने चाहिए। रिलेशनल डेटाबेस आज भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज़ होता है पर उस लेवल का नहीं होता जिस लेवल का रिलेशनल होता है। तो आप अपनी एसक्यूएल जो है वो बिल्कुल प्रॉपर करके रखो कि यार हाँ मेरे को पता हो कि वेयर के बाद क्या आएगा, ग्रुप बाय कहाँ लगेगा, हैविंग बाय कहाँ लगेगा, और मैं कैसे ऑर्डर्स कैसे चला सकता हूँ, इन बिटवीन्स कैसे लगेंगे। बेसिक जो आपके एसक्यूएल क्वेरीज हैं वो आप आनी चाहिए। तो वो भी मेरे को थोड़ी आती थी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं आती थी पर मैं एवरेज कर लेता था, लिख लेता था। तीसरा थोड़ा सा ये है कि आपको अप्लाई ज़रूर करना है, हर कंपनी में आपको अप्लाई करना है। आपको छोड़ना नहीं है कि यार ये मेरा रोल नहीं है। ठीक है ना, क्या हो गया यार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अप्लाई करा, आपने इंटरव्यू लिया, आपको इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए, आपको पता तो चला कि आपको क्या नहीं आता। आपने 2 दिन बाद वो पढ़ लिया, फिर दूसरी कंपनी में चले गए, वहाँ से भी कुछ सीखा, तीसरी कंपनी में सडनली ऐसा होगा कि चौथी कंपनी आपसे वही सारे क्वेश्चन पूछ रही होगी, तो आप क्लियर कर लोगे। तो वो ये तो आप मतलब मान के चलो कि ये तो आपको आना ही आना चाहिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और आईटी फील्ड में अगर आप आना चाहते हो फॉर बैकएंड। तो अब मैं उस कंपनी में गया, फिर वहाँ पे मैंने अच्छे से काम करा, पूरा 1.5-2 साल मैंने काम करा। फिर डेटा इंजीनियरिंग की टीम्स के साथ भी मैं बैठता था, काम करता था, उनका काम भी देखता था, अपना भी काम देखता था, उनसे भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखी। फिर उसके बाद मैंने साइड बाय साइड खुद से डेटा इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, और ज़्यादा मतलब डीप की यार स्ट्रीमिंग कैसे होती है और बैच प्रोसेसिंग कैसे होती है, स्पार्क में हम कैसे करते हैं, पांडास तो आती थी सारी, तो डेटा फ्रेम्स के बारे में पता था, तो स्पार्क में ट्रांजिशन करना मेरे लिए काफ़ी इजी था क्योंकि मैं डेटा साइंस बैकग्राउंड से था। और उस टाइम पे मैंने ये भी सोचा कि यार डेटा साइंस तो हम कर रहे हैं, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो अब आज की डेट में ऑटोमेट हो गई हैं
कि लाइब्रेरीज इतनी तरह की आ गई हैं कि पहले जिस चीज़ को करने के लिए हमें 10 लाइन का भी कोड लिखना पड़ता था इन पाइथन इटसेल्फ, अब नाउ वो हमें एक लाइन में वो सारे के सारे ग्राफ्स हमें मिल जाते हैं। करेक्ट। बहुत सारी प्लॉटली वगैरह लाइब्रेरीज आ गई थी मार्केट में। तो अब कि यार मतलब इसमें तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, और अगर स्कोप है तो वो फिर हायर एक्सपीरियंस के लिए है। साइड बाय साइड जब मैं अप्लाई कर रहा था, मैं डेटा साइंस के लिए भी अप्लाई कर रहा था, पर मेरे को ये देखने को मिला कि डेटा साइंस के लिए जो लोग हायर कर रहे हैं ना, वो 3 to 4 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। करेक्ट। करेक्ट। कि इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैंने कहा यार इतना एक्सपीरियंस तो अभी एट करंट सिचुएशंस तो नहीं है, तो पहले एक्सपीरियंस गेन करना है। फिर मैंने एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करा, जिसमें मैंने कस्टमर से भी बात करी, उनकी एपीआईज भी इंटीग्रेट करी, हर चीज़ करी। तो मेरे को ओवरऑल पता चल गया कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। तो अब उधर से फिर मैंने साइड बाय साइड डेटा इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा गेन करा, पढ़ा खुद से। पढ़ने के बाद मैंने कुछ इंटरव्यूज़ दिए, मैं रिजेक्ट हुआ। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि यार रिजेक्ट क्यों हुआ, क्या कमी रह गई। फिर उसके बाद मैंने और पढ़ा, डीप पढ़ा, क्योंकि वो क्या करते थे स्टार्टिंग में तो आपसे पूछ लेंगे बेसिक्स, फिर उसके बाद डीप घुस जाते थे सीधा कि यार ये कैसे होता है। फिर मैंने इंटरनल अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, मैंने 4 महीने दिए अपने आप को। मैंने कहीं अप्लाई नहीं करा 4 महीने में। उस कंपनी में जॉब भी कर रहा था, पर साइड बाय साइड सैटरडे संडे बैंगलोर में एक अकेला मैं रहता था। तो मैं पीजी में रहता था। अब पीजी में मैं क्या करूं यार, सैटरडे संडे आप कितना घूम लोगे वहाँ पे, वैसे बहुत ज़्यादा कुछ घूमने को भी नहीं है, पर कितना घूम लोगे। तो मैंने कहा यार 4 महीने में अपने आप को देता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट मैं अपने आप पे कर रहा हूँ। तो मैंने पढ़ा, फिर 4 महीने अच्छे से पढ़ा। फिर उसके बाद मैंने 4 या 5 इंटरव्यूज़ दिए। एक एक मेरा क्लियर हुआ जो कि एक सर्विस बेस्ड कंपनी का था। फिर उसके बाद मैंने और इंटरव्यूज़ दिए। मैंने अपनी कंपनी में, इधर वाली कंपनी में नोटिस पीरियड डाल दिया, और इधर मैंने स्टार्ट किया कि मैंने कहा यार अभी मेरे पास 1.5 महीना 2 महीना है, मैं और कंपनीज़ में अप्लाई करता हूँ। तो मैंने और कंपनीज़ में अप्लाई करा। और कंपनीज़ में अप्लाई करने के बाद मेरे पास 3 ऑफ़र और आए, तो मेरे पास टोटल 4 ऑफ़र हो गए थे। एक सर्विस बेस्ड कंपनी का, 3 प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। पहली कंपनी थी एक्सपीडिया, दूसरी कंपनी थी जियो, तीसरी कंपनी थी एयरबस। अब एयरबस का ये था कि यार वो बैंगलोर ही बेस्ड है, जियो का ये था कि वो ऑल ओवर इंडिया है, और एक्सपीडिया का ये था वो गुड़गांव बेस्ड है। एयरबस का मैंने पता करा, थोड़ा कनेक्शंस बन गए थे, मेरे फ्रेंड्स भी थे एक दो जिनके फ्रेंड्स उस एयरबस में काम कर रहे थे, तो उनसे मुझे पता चला कि यार इधर जो यूरोप यूरोप में काम नहीं होता लोगों से, वो सारा इंडिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्लरिकल वर्क ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ कोडिंग और वो। मैंने कहा यार इस चीज़ के लिए तो मतलब पैसे भी अच्छे दे रहे थे मेरे को, 22-23 लाख रुपए देने को रेडी थे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गए थे यार, 22-23 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए हाथ में आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा हो गए। तो अब उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार एयरबस को होल्ड कर लेते हैं। मैंने उन्हें मना नहीं करा, होल्ड कर लेते हैं। एक्सपीडिया की तरफ गया। एक्सपीडिया में मैंने देखा कि यार है तो गुड़गांव बेस्ड, घर पे भी रह सकता हूँ, पर इवेंचुअली ज़्यादा कुछ मेरे को कहीं से सुनने को आया था कि यार वहाँ पे जावा बेस्ड ज़्यादा काम है, स्केला बेस्ड। बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग में 2 लैंग्वेज है हमारे पास, पाइथन और स्केला, तो स्केला बेस्ड ज़्यादा काम है। मैंने जो प्रिपरेशंस करी थी वो पाइथन बेस्ड थी, क्योंकि स्टार्टिंग से मैं पाइथन ही लेके चल रहा हूँ, मैंने छोड़ी ही नहीं पाइथन कि यार मैंने पढ़ी स्केला। मैंने फिर ये सोचा कि यार अगर ये लोग कल को स्केला पे काम करवाने लग गए, मैं अटका, तो मेरे साथ फिर वो वाला मेरे को फिर ना निकाल दें, ले ऑफ ना हो जाए। तो मैंने वो उस डर से मैंने कहा यार एक्सपीडिया अच्छी कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मैंने कहा यार अभी इसको भी होल्ड करते हैं। फिर मैंने जियो का कंटिन्यू करा। जियो में एक्चुअली मैंने वॉक इन ड्राइव दी थी। ओके। मेरी वॉक इन ड्राइव हुई थी बैंगलोर बेस्ड। तो बैंगलोर में मैंने लाइफ में पहली बार वॉक इन ड्राइव दी थी। उससे पहले मेरे पास 3 ऑफर थे। मैंने कहा यार कोई ना कोई तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, चलो चले जाते हैं, क्या हो गया। मैं गया, वॉक इन ड्राइव हुई। अब मैं थोड़ा सा ना लेट पहुंचा, तो पहले पहले राउंड सबके हो गए थे, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट करी उनसे कि यार ले लो, दूर से आया हूँ। तो फिर उन्होंने मेरा फर्स्ट राउंड ले लिया। सबको उसमें अराउंड 100-200 पीपल आए थे वॉक इन ड्राइव में, जो बैंगलोर, चेन्नई, पुणे भी, सब लोग, सब तरह के लोग आए थे। पर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को तो पहले राउंड में निकाल दिया। पहला राउंड क्या था आपका? पहला राउंड एक रिटन टेस्ट था। ओके। वो लोग क्या, जियो में बेसिकली एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट में क्या होता है, जो जो टीम हायर कर रही होती है वो सब कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती है। जैसे कैसे क्वेश्चन थे आपके? एसक्यूएल से रिलेटेड, डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्पार्क से रिलेटेड,
और थोड़ा कि हाइव से रिलेटेड और मेटास्टोर से रिलेटेड, ये सारी चीज़ें। बेसिकली कॉन्सेप्ट थे कि कुछ कोड था लिखना था? कोड लिखना था थोड़ा सा। अच्छा। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा ये इनपुट है, मेरे को ये आउटपुट चाहिए इन डेटा इंजीनियरिंग, तो एसक्यूएल में तो आप लिख सकते हो, पर डेटा फ्रेम्स की लैंग्वेज में आप उसे कैसे लिखोगे? कुछ एसक्यूएल्स के क्वेश्चंस थे कि फॉर एग्जांपल एक बेसिक क्वेश्चन जो होता है सेकंड हाईएस्ट सैलरी, वो नहीं पूछा था उन्होंने, पर आप एज्यूम कर लो कि सेकंड हाईएस्ट सैलरी पूछा, तो वो आप उसका पूरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ये, तो वो आपने बताया पूरा। अब उसके बाद मेरा वो राउंड क्लियर हो गया। अब मेरे को लगा कि यार चलो ठीक है देखते हैं। फिर दूसरा राउंड हुआ। दूसरे राउंड में उन्होंने कैबिन्स में बुलाए। कैबिन में बुलाने के बाद उन्होंने वही चीज़ दोबारा पूछी, ये क्या है, ये क्या है, इसमें मैं ऐसे कर दूं, ये क्या है। तो उन्होंने फिर एक दूसरा कॉन्सेप्ट बनाया कि यार इसमें अगर इसको ऐसे कर दें, ऐसे कर दें। तो फिर मैंने उन्हें समझाया कि सर अगर हम इसको ऐसे करके लूप चलाएंगे तो यहाँ पे मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अगर मैं इसको ये करूँगा तो मेरा स्पेस भी सेव होगा, टाइम भी सेव होगा, और प्रोग्राम मेरा अच्छे से चलेगा और बफर क्रिएट नहीं होगा। तो उसके बाद देवर की लाइक हाँ सही कह रहा है। तो मेरा सेकंड राउंड भी क्लियर हो गया। उसमें भी काफ़ी सारे बंदे रिजेक्ट हो गए, तो हम फिर बाद में 15 लोग बचे थे। तो 15 में से फिर मेरा थर्ड राउंड हुआ। थर्ड राउंड में उन्होंने मेरे से सिस्टम डिज़ाइन से क्वेश्चंस पूछे। उस टाइम पे मैंने सिस्टम डिज़ाइन पढ़ ली थी, क्योंकि मेरे को मार्केट में पता चल गया था कि यार डीएसए और सिस्टम डिज़ाइन हर कोई पढ़ा भी रहा था उस टाइम पे। तो मैंने खुद से पढ़ ली थी कि मेरा मानना ये था कि यार मैं किसी कोई कोर्स वोर्स नहीं कर रहा, खुद से पढ़ूंगा। तो खुद से पढ़ने के बाद मैंने सिस्टम डिज़ाइन बेसिक पढ़ लिया। अब उन्होंने मेरे से डेटाबेस बनवाया कि फॉर एग्जांपल आप पीवीआर चला रहे हो एक, तो पीवीआर में आपको कौन सी प्राइमरी की रखनी है, कितनी सीट्स है, किस स्क्रीन पे कौन सी मूवी चल रही है, तो ये सारा डेटा आप कैसे कलेक्ट करोगे। तो वो सारा फिर डेटा मैंने उन्हें बताया कि मैं ये एक टेबल ये बनाऊंगा, इसमें प्राइमरी की ये रखूंगा, फिर इससे इसको ज्वाइन करूंगा। तो ये एक तरह से डेटाबेस डिज़ाइन का क्वेश्चन हो गया। फिर आधा घंटा उसमें गया। ये वाले क्वेश्चन में आधा घंटा मेरा गया। एक उन्होंने पूछा डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड, स्मॉल फाइल साइज इशू करके एक क्वेश्चन होता है, वो उन्होंने पूछा। मेमोरी जब आउट हो जाती है, तो वो भी मैंने बता दिया, मेरे को पता था। थोड़ा बहुत मैंने उनसे भी हेल्प की कि मैं मेरे को ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ें हो सकती हैं, पर अगर बाई चांस मैं कहीं गलत हूँ तो आप भी बता देना। तो फिर उन्होंने भी थोड़ा सा हिंट दिया, तो फिर मैंने वो भी हो गया मेरा। फिर उसके बाद ये थर्ड राउंड था मेरा। फिर फोर्थ राउंड हुआ मेरा। फोर्थ राउंड में मेरा सीनियर मैनेजर से एक लेवल ऊपर, उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने तो वही बेसिक, क्योंकि जब आपके 3 टेक राउंड क्लियर हो गए तो उन्होंने फिर बेसिक्स पूछे। बेसिक्स पूछने के बाद उन्होंने कि क्यों ज्वाइन करनी है जियो, क्या यहाँ पे क्यों आना चाहते हो, बैंगलोर ही क्यों, कहीं और क्यों नहीं। मैंने उन्हें बोल दिया कि आप मेरे को बैंगलोर गुड़गांव कहीं भी डाल दो, मुझे इशू नहीं है। बस बैंगलोर में ये है कि मैं आपसे सैलरी ज़्यादा मांगूंगा, क्योंकि मेरे को पीजी में रहना है भाई, रेंट देना। बैंगलोर इज़ अ कॉस्टली सिटी एज़ कम्पेयर टू नोएडा एंड गुड़गांव। तो और मेरा फ्लाइट्स का खर्चा होता है मेरा घर आने जाने का, तो मेरे को थोड़ा सा गुड़गांव में भी आप डाल सकते। तो उन्होंने मेरे को बैंगलोर के लिए अप्रूव कर दिया और मेरा नाम आ गया। फिर फिफ्थ राउंड हुआ। फिफ्थ राउंड मेरा जो इंडिया हेड था उधर का, उनसे हुआ। उनसे जब मेरा राउंड हुआ, उन्होंने भी ऑलमोस्ट बेसिक क्वेश्चंस पूछे, पर उन्होंने एक टैग का क्वेश्चन डाल दिया अंदर कि हाइव में ये चीज़ क्या होती है, ये चीज़ क्या होती है। तो बाई चांस मैंने एक दिन पहले ही वो चीज़ पढ़ी थी, तो मेरे को वो भी हो गया मेरा क्लियर। क्योंकि उससे पहले एक कंपनी में मैंने जब इंटरव्यू दिया था ना, तो उन्होंने वो चीज़ पूछी थी, तो मैं रिजेक्ट हो गया था उस क्वेश्चन की। तो मैंने तुरंत ही उसी दिन ही पढ़ लिया। मैंने कहा अब जो भी इंटरव्यू होगा बाई चांस ये पूछेगा तो मैं बता दूंगा। तो फिर मेरा हो गया, सिलेक्शन हो गया जियो में। जियो में सिलेक्शन हुआ। फिर मैंने थोड़े दिन 3 महीने बैंगलोर काम करा। फिर मैंने बोल दिया कि यार गुड़गांव भेज दो, क्योंकि मेरे को दिल्ली आना था। वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया था कि यार 40,000 रुपये आप रेंट दे रहे हो, फिर फ्लाइट का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, तो बचता ही नहीं था कुछ भी। फिर उसके बाद मैंने बोला गुड़गांव भेज दो, तो उन्होंने गुड़गांव भेज दिया। गुड़गांव भेजा तो मैं आईपीएल वाली टीम में, मेरा मतलब डेटा इंजीनियरिंग की 4 टीम थी वहाँ पे। एक बैंगलोर बेस्ड थी, एक मुंबई उनका हेडक्वार्टर्स है, एक इधर गुड़गांव, और एक पुणे में थी। तो उन्होंने मेरे को गुड़गांव भेजा। गुड़गांव में वो डेटा इंजीनियरिंग वाली टीम में मेरा आया। तो उधर फिर उस टाइम पे हॉटस्टार को जियो ने एक्वायर करा ही था, तो अभी ये सब चीज़ें चल ही रही थी। तो हम लोग भी सेटअप कर रहे थे कोड कि यार इतना टन्स ऑफ जीबीज ऑफ डेटा हमारे पास आएगा, हम उसकी डेटा लेक बना के कहीं पे स्टोर करते हैं। फिर उसके बाद
कैसे स्ट्रीम्स लेके जानी है। आप लोग देखते होगे कि यार आपके पास जो आता है वो 8-10 सेकंड का डिले आता है हमेशा। आप कभी गूगल पे वैसे कर लेना और अपने फ़ोन पे देखना, तो 8-10 सेकंड का आपको डिले दिखेगा। दैट इज़ बिकॉज कि डेटा आ रहा है, उधर से ट्रांसफ़र हो रहा है, जीबीज़ में डेटा आ रहा है, डेटा प्रोसेस भी हो रहा है साइड बाय साइड, क्लैरिटी भी आ रही है और ऑडियो भी मैच हो रही है। तो फिर उसके बाद ये तो थोड़ा सा टाइम, पहले उस टाइम पे इतना लगता था, अब थोड़ा और कम हो गया होगा। तो ये जो हमारी स्ट्रीमिंग हुई, फिर उसके बाद हमारे पास डेटा आया, फिर हमने उसे अपने डेटा लेक में डाला, डेटा लेक से दूसरी टीम ने उठाया एंड उन्होंने फिर जो टीवी वाली यूनिट थी उसको पोस्ट कर दिया सारा डेटा। तो टीवी पे फिर फ़ोन्स पे, टीवी पे, ऐप्स पे, सारे पे डेटा पॉपुलेट होके आने लग गया। तो उस टीम में काम करा, बहुत कुछ सीखने को मिला। काफका वगैरह, पूरी स्ट्रीमिंग कैसे हो रही थी, ये सारी चीज़ सीखने को मिली। नॉन रिलेशनल डेटाबेस पे भी पहली बार लाइव काम करा था, वैसे तो करके डाला था पर लाइव काम करा था सीक्वल के साथ साथ, कि कुछ डेटा हमारा उसमें भी जा रहा था। तो ये करी। पहले आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ऐप भी काफ़ी अटकती थी, तो ऐप को भी फिर थोड़ा ऐप वाली टीम ने थोड़ा एनहेंस करा कि यार इतना डेटा हैंडल नहीं कर पा रहा, हमारे सर्वर क्लैश हो जाता है। जियो की एक अच्छी बात ये थी कि वो ऑन प्रेम सिस्टम्स पे काम करते थे, पार्ट अलोंग विद अजोर। तो उनके अपने डेटाबेसेस थे जो मुंबई में थे, अपने उनके इंडस्ट्रियल पार्क। तो सारा डेटा मतलब वो सिक्योर रखते थे। उनका मानना था कि हम कहीं और स्टोर नहीं करेंगे, ये डेटा अपने पास स्टोर करेंगे। जब आप जियो में थे तो हाउ वाज योर, सो जो आपने इंटरव्यू प्रोसेस बताया वो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्रोसेस था, एंड देन आप एक आईपीएल की डेवलप बेसिकली जो इंडिया का सबसे बड़ा स्ट्रीमिंग होता है उस पर्टिकुलर टीम का पार्ट रहे। तो हाउ वाज योर लर्निंग फ्रॉम दैट टीम? किस तरह का माहौल रहता था? बिकॉज आप आईपीएल स्ट्रीमिंग में थे, तो उस टाइम आईपीएल के सीजन में बहुत काम भी रहता होगा। हाँ, उस टाइम पे आईपीएल के सीज़न में हमारा ऐसे होता था कि पहले जो पुराना 1-1.5 हफ्ता था, उस टाइम पे हम पूरे पैक्ड रहते थे। कभी भी कुछ भी फट जाता था, कुछ भी हमें चीज़ एकदम से सही करनी थी, और उस टाइम पे हमें अलाउंस भी देते थे वो लोग सब चीज़ों के लिए। हम हमेशा रेडी रहते थे, दिन में रात में हमारे ऑन कॉल सिस्टम्स भी होते थे कि अगर बाई चांस कुछ चीज़ फटती है तो यू आर अवेलेबल। तो हम उससे पहले सारी चीज़ें चेक कर लेते थे, मेमोरी हम पूरी दे देते थे जो भी हमारे पास अवेलेबल होती थी, जिससे चीज़ें फटे ना और स्ट्रीमिंगली चलती रहें। तो ऐसे करके फिर हमने उसे मैनेज करते थे। ऐसी कोई चीज़ जो एक्चुअली में फटी और आपने ठीक की हो? हाँ, तो कई बार ऐसा होता था कि डेटा आता आता ब्रेक हो जाता था, या फिर उसमें नॉइज़ ऐड हो जाती थी, क्योंकि नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा आती है। नॉइज़ मतलब कि अननोन डेटा, और जब आप डाउनलोड अपलोड कर रहे हो तो कुछ डेटा, मेटा डेटा ऐड हो जाता है। तो वो चीज़ें फिर हमारे पास आती थी, फिर हमें उन्हें फटाफट से रिमूव करके, फॉर एग्जांपल आपको फाइल सेव करनी है पार के फॉर्मेट में, पर वो मान लो जेसन फॉर्मेट में आ गई, तो यार वो उसकी डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, वो एकदम से वो मान लो आपका 10 MB में अभी तक स्टोर हो रहा था, अब वो एकदम से बढ़ के एकदम से 150 MB हो गया। तो वो फिर एकदम से फिर हमें फाइंड आउट करना कि यार ऐसा क्यों हुआ। फिर फटाफट से चेक करके कन्वर्जन्स करके उसको कंप्रेस करके वापस से फिर कन्वर्ट करके अपना उसी फॉर्मेट में जिसमें हमारा जा रहा था, उस फॉर्मेट पर हमने दोबारा से उसको भेजा। तो इसमें जो नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व थे, अराउंड 15-16 हमारी टीम थी, सब लोग इन्वॉल्व थे। मैं भी काम करता था, बाकी सब लोग भी काम करते थे, हमारे अंडर में भी लोग थे, हमारे ऊपर भी लोग थे। एवरीबडी इज़ वेरी नाइस। सब लोगों को ये लगता था ठीक है, कोई बात नहीं, फट जाती हैं यार चीज़ें, पहली बार हमने भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एक्वायर करा था। उसके बाद फिर स्ट्रीमिंग्स चल रही थी, तो हम लोग भी पहली बार इतना ज़्यादा डेटा हैंडल कर रहे थे, तो हो जाता है। पर उसके बाद चीज़ें साइडलाइन होती गई, हमने अपने प्रोडक्ट्स भी बनाए कुछ ऐसे जो फिर उन चीज़ों को हैंडल कर लेते थे, क्यूएस बनाए। जब आप जियो में जब आप काम कर रहे थे और आईपीएल हैंडल कर रहे थे, तो बेसिकली जब लाइव स्ट्रीम होता है तो उसके पीछे क्या क्या प्रोसेस चलते हैं? बिकॉज बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी भी रहती है कि जैसे लेट्स से मैच कहीं पे चल रहा है, लेट्स से वानखेड़े स्टेडियम में मैच चल रहा है, वहाँ से डेटा सर्वर्स के थ्रू आपके पास आ रहा है, फिर आप प्रोसेस कर रहे हो, फिर उसको लाइव स्ट्रीम कर रहे हो। ये सब काम सेकेंड्स में होता है, बट उसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या इन्वॉल्व होती है? अगर आपको सिंप्लीफाई करके किसी को समझाना हो तो कैसे समझाओगे? तो सिंप्लीफाई करने में बस आप 3 चीज़ें समझो।
आपका मैच रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा से, आपकी विकेट्स पे हर जगह आपके माइक्स लगे हुए हैं ऑडियो के, और जो आपकी कमेंट्री करते हैं उनके माइक्स, जो जो टीवी पे जाता है वो ज़्यादातर मतलब 95% ऑफ द टाइम्स कमेंट्री उस पर्टिकुलर टाइम की, और जो आपके कैमराज हैं उन दोनों की फीड को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो एक ड्रॉर में रख दिया, जिसे हम स्टोरेज बोलते हैं। उस ड्रॉर से एक हमारी स्ट्रीमिंग्स चलती रहती हैं कि जैसे ही उस ड्रॉर में कुछ आया उसने तुरंत सर्वर पे भेज दिया, तुरंत सर्वर पे भेज दिया, सर्वर से उठाया, प्रोसेस करा, हमने अपने डेटा लेक्स में डाल दे, लेक्स से उठाया और टीवी पे सीधा डाल दिया। तो ये सिंपल प्रोसेस है। अगर किसी को इसकी टेक्निकलिटीज़ में जाना है, देर आर मल्टीपल वीडियोज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब, जहाँ पे पूरा है कि यहाँ पे कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ हुआ है, यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आगे जाके कैसे डेटा जा रहा है, और ये कैसे करके अब आगे फास्ट हो सकता है। तो वहाँ पे मतलब प्लेंटी ऑफ लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करा हुआ है। तो आई सजेस्ट कि आप उधर भी एक बार जाके देखो, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सेम ही है। आपने जियो छोड़ा क्यों? जियो छोड़ने की वजह ये थी यार कि बेसिकली मैं गुड़गांव भी आ गया था, तो अब जियो में 5 डेज अ वीक ऑफिस हो रहा था। तो मैंने कहा यार नहीं, 5 डेज ऑफिस गुड़गांव अप डाउन बड़ा टफ हो जाता। या तो गुड़गांव में फिर वही वाली चीज़ हो जाती कि पीजी में रहो, पैसे खराब करो। तो मैंने सोचा, मैंने बात भी करी थी कि यार, तो वो फिर पूरी कंपनी के लिए था, तो किसी एक दो बंदों के लिए तो वैसे करते नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स ट्राई समवेयर एल्स, एक बार देखते हैं कि, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम से निकले हुए बंदे एकदम से ऑफिस कैसे जाएंगे। ये भाई 2-3 साल 4 साल आपने वर्क फ्रॉम होम में काम कर लिया, आप हफ्ते में एक दिन ऑफिस जा रहे हो, अब एकदम से 5 दिन जाना इज़ वेरी टफ। तो मतलब मेरे लिए तो यही था। और फिर उसके बाद मेरे को ये लगा कि यार थोड़ा कि अब हो गया है यहाँ पे, 5 डेज अ वीक तो नहीं ही हो पाएगा। तो फिर उसके बाद सर्च करा, फिर दोबारा एक सर्विस बेस्ड कंपनी से आया, नहीं गया उधर। एक दूसरी सर्विस बेस्ड कंपनी से आया, उधर भी नहीं गया। 2 रिजेक्शंस भी हुए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रिजेक्शंस भी हुए तो कोई ये ना सोचे कि रिजेक्शन नहीं हुए, हमेशा क्लियर ही होता गया। मैंने लाइफ में जब भी इंटरव्यू दिए हैं, मैंने अगर 50 जगह अप्लाई कराया, तो मैं 45 जगह रिजेक्ट हुआ हूँ, 5 जगह से मेरे पास आया है, और 2 जगह मेरे को आगे लिया गया है। तो भाई आप अप्लाई करना ज़रूर, और आगे ये मत सोचना कि मेरे को आप सब कुछ आगे कोई भी कंपनी मेरे को ले लेगी। मेरे को 4 दिन पहले भी एक रिजेक्शन का मेल आया जहाँ मैंने अप्लाई भी नहीं करा था, अच्छा। कि हाँ, आते रहते। कि यू आर रिजेक्टेड। तो मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। फिर उसके बाद डनमी में मेरी वॉक इन ड्राइव हुई, यहाँ पे भी मेरा सिमिलर काइंड ऑफ इंटरव्यू हुआ। यहाँ का इंटरव्यू थोड़ा टफ था, तो हुआ। फिर उसके बाद दे प्रेफर कि हाँ सही है। तो फिर यहाँ पे आपका प्रोसेस कैसा था? यहाँ पे वॉक इन ड्राइव में वही पहले पेन पेपर से पूरे क्वेश्चंस वगैरह पूछे। सेकंड राउंड में उन्होंने डीपली 2 घंटे बिठा के पूरा प्रॉपर उन्होंने ग्रिल करा बेसिकली। ये भी आता है या ये भी आता है, या इसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, इसमें कैसे जाएंगे अंदर, इसमें तो वो सब उन्होंने पूछा डेटा इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग। उसके बाद फिर थर्ड राउंड हुआ, थर्ड राउंड फिर मैनेजरियल राउंड, उन्होंने भी फिर काफ़ी सारी डीपली रिलेटेड चीज़ें पूछी। फोर्थ राउंड फिर वही हलवा राउंड जिसे मैं कहता हूँ, वो हुआ। फिर वो ख़त्म होने के बाद फिर एचआर राउंड हुआ, फिर उसके बाद सैलरी डिस्कशन एंड ज्वाइनिंग वगैरह हुआ। तो फिर उसके बाद फिर इधर ज्वाइन करा। अभी आपने कब ज्वाइन किया था यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे अराउंड हो गया 1.5 ईयर्स के आसपास। 1.5 years। तो आपने चालू किया था अराउंड 3.5 LPA में, कितना मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा अभी तक? अराउंड 15 टाइम्स। 15 times। तो आपको क्या लगता है क्या कि एक बच्चा जो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसलिए किया था क्योंकि उसको कंप्यूटर्स में गेम खेलना पसंद था, और आज वो इस सैलरी पे बैठा हुआ है, तो आपको अपनी लाइफ में एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रोफेशनल एंड एज ए टीचर ऑल्सो, आपको क्या क्या लर्निंग्स मिली हैं जो कि आप सबको बताना चाहते हो कि भाई ये मिथ्स हैं, इसमें ना जाओ, ये रियलिटी है, इसको पकड़ के रखो? तो पहली चीज़, टैग इज़ अ मिथ। टैग लोग देखते हैं व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ कॉलेज, कि जब कॉलेज से निकलते ही आपको जॉब चाहिए। पर जब आप इतना ज़्यादा बर्न आउट हो जाते हो, आपका फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है आफ्टर 2 ईयर्स। 2 ईयर्स अगर आपका कहीं पे एक्सपीरियंस है, देन आपका पूरा का पूरा वो फिर एक्सपीरियंस काउंट होता है, फिर नो बडी थिंग्स।
दूसरी चीज़, अवॉइड डूइंग हायर लेवल ऑफ कोर्सेज इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोज। जैसे कुछ लोग क्या है, यार बीटेक में जॉब नहीं लगी, एमटेक कर लेता हूँ, बीटेक में जॉब नहीं लगी, एमबीए कर लेता हूँ, पता ही नहीं है कि क्या करना है, कि यार जॉब लग जाएगी, जॉब ऐसे जॉब नहीं लगेगी। ठीक है। तीसरी चीज़ कि जो मार्केट में आजकल कोर्सेज बिक रहे हैं ना, कि आईआईटी से एफिलिएटेड है और एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा और हम पढ़ा देंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है कंपनीज। वो उस सर्टिफिकेट को जब आप जाओगे ना, उठा के साइड में रख देंगे, पूछेंगे चल तूने ये सर्टिफिकेट कराया ना, अगर आपका इंटरव्यू नॉर्मल होना होगा ना, तो अब आपका इंटरव्यू हार्ड होगा। ठीक है। हार्ड क्यों होगा? आपने बोला कि हाँ मेरे को सर्टिफाइड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो आपसे वो फिर हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं, गो फॉर एश्योर सर्टिफिकेशंस, जो कि वैलिड होते हैं 3 साल के लिए। 12-15 हज़ार रुपये लगेंगे आपके सर्टिफिकेशन करने में। वहाँ पे वो सर्टिफिकेशन, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है, उस सर्टिफिकेट को लोग पूछते हैं क्योंकि वो वैलिड क्रेडेंशियल्स हैं, उसमें आप चीटिंग नहीं कर सकते। आजकल कई सारे सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं जिसमें लोग चीट करते हैं, जैसे एक फक लीड कोड करके वेबसाइट भी है, तो आप कर सकते हो, पर उन केसेस में आप इतनी बड़ी कंपनीज को बहुत आसानी से चीट नहीं कर पाओगे। तो मैं भी ये कह रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो यार स्किल्स पे फोकस करो रेदर देन चीटिंग, और बस अप्लाई करो। आप आज भी रिजेक्ट होगे, आप कल भी रिजेक्ट होगे, डोंट गेट फेड अप कि यार ये तो मेरी फेवरेट कंपनी थी, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। मेरी फेवरेट कंपनी है एडोबी, मैंने आज तक अप्लाई नहीं करा उसमें, मेरे को आज भी डर लगता है कि यार रिजेक्ट हो जाऊंगा। पर इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करो, क्योंकि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। बढ़िया ठीक बढ़िया। है। अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अच्छी, तो जाओ यार, ठीक है, क्या हो गया, थोड़ा सीखो वहाँ पे। जब सीखोगे तो लाइफ में फिर पाथ आपके ऐसे बन ही जाएंगे कि आपको आगे जाके अच्छी कंपनी मिल ही जानी है। अच्छा, जैसे आपने जब अपना करियर चालू किया था, तो आप उस टाइम आपने जैसे बताया कि आप इंटर्नशिप्स देख रहे थे, और आपने पहली जो आपका पहला ब्रेक थ्रू था इंडस्ट्री में, वो एज इंटर्न ही था। तो एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए इंटर्नशिप्स कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं, और साथ में करियर ग्रोथ के लिए इंटर्नशिप कितनी इम्पोर्टेंट होती है? इंटर्नशिप्स तो यार, मतलब अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वैसे ही कॉल नहीं आनी। फ्रेशर स्टूडेंट के लिए आप हर साल अपने, अगर हम नोएडा में ही देख लें, कम से कम 100+ कॉलेजेस हैं। 100+ कॉलेजेस में कम से कम भी 10s of thousands ऑफ स्टूडेंट CSE से हर टाइम ग्रेजुएट होते होंगे। तो बेसिक सी चीज़ आप ये देखो कि यार आप भी ग्रेजुएट हुए हो, आपके साथ वाला भी ग्रेजुएट हुआ है, दूसरे कॉलेज वाला भी ग्रेजुएट हुआ है। आपके पास ऐसा क्या एज है कि कंपनी आपके पास आएगी इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर? 10,000 लोगों के झुंड में से सिर्फ आपको ही पिक करा जाएगा। तो उसके लिए आपको हाईलाइट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप 10,000 लोगों की भीड़ है, सारे के सारे ऐसे खड़े हैं और आप हाथ ऊपर करके खड़े हो, तो आप हाईलाइट हो गए ना। तो आप वही चीज़ करोगे उधर भी। आप क्या करोगे? आपने इंटर्नशिप्स करी, आपने बोला कि यार मैंने फाइनल ईयर में 6 महीने की इंटर्नशिप करी है। आजकल मैं जो प्रेफर करूँगा, आप लोग क्या करो, पहले ईयर से ही इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो। कहीं तो लगेगी। अनपेड है, ठीक है, पैसे के पीछे मत जाओ 4 साल, आपको वैसे भी कोई पैसा नहीं देने वाला, देगा 2, 4, 5 हज़ार रुपये दे दिया, आप खुश हो गए, ठीक है। नहीं मिल रहा ना, तो वो एक्सपीरियंस गेन करो, क्योंकि वो जो फिर इंटर्नशिप है वो सर्टिफिकेट देगा, उसकी वैल्यू है। कहीं बनवाना मत, कहीं इधर उधर जाके वो सब पकड़े जाते हैं। हाँ, तो ऐसे गलत काम मत ही करना। तो पहले साल इंटर्नशिप करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, 3 इंटर्नशिप्स आपकी हो गई। उसके बाद 3 इंटर्नशिप्स का आपका, अगर आपने 6-6 महीने की भी करी, तो 1.5 साल का एक्सपीरियंस काउंट हो गया आपका। तो फिर आप उसको बोलोगे सर मैंने 1.5 साल में ये चीज़ें करी हैं, ये चीज़ें मुझे आती हैं। फिर वो अगर आपका उस लेवल का इंटरव्यू लेगा, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। आपके पास 1.5 साल का इंटरव्यू, आप हाईलाइट भी हो गई भीड़ में से कि यार मेरे को तो ये सब चीज़ें आती हैं। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो उनका रिसोर्स खराब कर रहा है, उनका पैसा खराब कर रहा है। उनको ये चाहिए कि जो काम दिया है वो बंदा करके मेरा रेवेन्यू जनरेट कर, वैल्यू एडिशन कर रहा है। करेक्ट। करेक्ट है। तो आप इंटर्नशिप्स तो भाई मस्ट हैं। अगर आपको कहीं डायरेक्ट जॉब ही मिल जाती है, जैसे कुछ कंपनियां क्या करती हैं, 3rd ईयर पास आउट होते ही आपको जॉब पे रख लेती हैं कि और आपको एग्ज़ाम देना है, वो भी बेस्ट केस है। पर वो हर एक बच्चे के साथ नहीं होता। मतलब उसके लिए आपको एक्सेप्शनली ग्रेट होना चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि यार, जैसे फॉर एग्जांपल अगर CSE ब्रांच में आए हो, आपको लगता है कि यार नहीं समझ आ रहा, 3-4 साल हो गए, मैंने सब कुछ करके देख लिया, मुझे नहीं समझ आ रहा, तो भाई छोड़ दो, उस फील्ड में मत जाओ फिर आगे। फिर आप, क्योंकि मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे हैं जो आज की डेट में भी आफ्टर पासिंग आउट
5-6 साल जब जिन्हें हो गए हैं ना, वो भी बेचारे आजकल आज भी वो 40-50-60 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी मुश्किल से जॉब मिली, पहली जॉब में वो उसी में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि अपस्किल नहीं करा अपने आप को। तो वो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो 1 रुपया भी, तो सबसे पहले अपने ऊपर करो भाई, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। करेक्ट करेक्ट। आपका स्टॉक्स खरीदोगे, म्यूचुअल फंड्स खरीदोगे, वहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे। आप ये सोचो ना कि यार मैंने 4 लाख रुपए का मेरा पैकेज था, मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट करा, मैंने 8 टका कर लिया, मेरा 120% 100% हाइक तो वैसे ही हो गया एक तरह से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप उस पर फोकस करो, पहले अपने आप को ऐसा कर लो कि हाँ, आई कैन सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, और ऑलवेज अपस्किल आफ्टर अ ईयर और 2, अपने आप को बढ़ाते रहो आगे। इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रही है, तो बढ़ाते रहो। मैं आज भी पढ़ता हूँ, मैं अभी भी पढ़ूंगा, घर जाके भी मैं पढ़ूंगा, सैटरडे संडे में 2 घंटे पढ़ता ही हूँ, अपने आप को अपस्किल करता हूँ। तो वो सब लोगों को मैं एडवाइस करूँगा कि एटलीस्ट यार इतना तो आपको करना चाहिए, नहीं करोगे तो फिर आप वही पीछे रह जाओगे एक तरह से रेस में। तो प्रियंक, जब आपने चालू किया था और जब आपने पढ़ना चालू किया था, जब आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में स्टार्ट हुआ था, तो एआई नहीं था, उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थी, उस टाइम वीडियोज इतनी नहीं थी, तो लर्निंग कंटेंट भी कम था। आज के टाइम में लर्निंग कंटेंट बहुत ज़्यादा है, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, एआई भी साथ में आ चुका है। तो हाउ यू विल सजेस्ट अ स्टूडेंट टू लर्न और टू स्ट्रक्चर द लर्निंग अभी के टाइम पे? तो सबसे पहले तो यार लाइफ में आप, जैसे आप एज ए स्टूडेंट काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो आप अपनी फैमिली में भी किसी ना किसी को जानते होगे जो आईटी फील्ड में होगा। अगर आपकी में नहीं है, किसी फ्रेंड्स में होगा, वो भी नहीं है, तो सबसे पहले आप सर्च करो कि आपको कौन सी फील्ड में जाना है। आपने सोचा कि यार मेरे को फ्रंट एंड में जाना है, तो फ्रंट एंड के फिर फिल्टर आउट करो कि यार मैं कहाँ से क्या चीज़ पढ़ सकता हूँ। आप खुद पढ़ने जाओगे, टाइम वेस्ट होगा। स्ट्रक्चर बना बनाया, एक बंदा अलग स्ट्रक्चर बताएगा, एक बंदा अलग स्ट्रक्चर बताएगा। तो उस केस में सबसे पहले आप किसी बंदे से पूछ लो कि यार आप कंपनी में काम करते हो, तो मैं पढ़ने की सोच रहा हूँ, बट विल बी द बेस्ट स्ट्रक्चर। तो आपको पता चल गया कि यार ये मेरा बेस्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए आप किसी जो ऑनलाइन सर्च कर रहे हो, अगर आपको खुद से पढ़ना है, तो आप खुद से पढ़ लो ऑनलाइन। तो आपको हर चीज़ अवेलेबल है आजकल, चैट जीपीटी पे सब कुछ डालो, आपको मिल जाएगा। ठीक है। पर उसके बाद भी आपको जब प्रैक्टिस करनी है, तो आपको एक एनवायरनमेंट चाहिए बेसिकली। आप तो आप क्या करो, किसी कंपनी के पास जाओ। फॉर एग्जांपल किसी भी एक कंपनी, एनालिटिक्स लैब के पास आप अगर आप आ गए, या फिर किसी और कंपनी के पास अगर आप गए, वहाँ पे देखो कि मेंटर्स आपके अच्छे हैं नहीं हैं। 1-2 लाइव क्लासेस लो, नहीं आ रहा समझ में तो आप अपने आप से पढ़ लो। ठीक है। पर आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। एआई टूल्स का आप बाद में यूटिलाइज करोगे जब आपको कुछ आता होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आप क्या बस कंप्यूटर पे 2-3 घंटे बैठ के आप फिर थक जाओगे फिर। तो इट्स बेटर टू आस्क समथिंग फ्रॉम अ मेंटर। उससे पूछो, वो बताएंगे आपको, वो पढ़ाएंगे, उन चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अवॉइड जो लोग बोलते हैं कि मैं 100% जॉब आपकी लगवा के दूंगा, उन लोगों को आप दूर से भाग जाओ उन्हें देख के। क्योंकि अगर आप किसी कोर्स का फीस है फॉर एग्जांपल 2,000 या 5,000 रुपीज़, वो जॉब प्लेसमेंट के नाम से आपसे 50-60 हज़ार रुपये निकलवा लेगा, और लास्ट मोमेंट पे आके बोल देगा कि आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, आपकी गलती है, ये है वो है। तो आप 100% जॉब के पीछे मत जाओ। कुछ कंपनी ऐसी हैं जो आपको 100% इंटरव्यू गारंटी देती हैं। उसमें आप ले सकते हो कि यार इंटरव्यू में मैं बैठ गया, पढ़ लिया, तो फिर मेरा हो सकता है क्लियर। तो उस चीज़ को आप फोकस करो और अपनी स्किल्स बढ़ाओ। सबसे बेसिक बस यही है, चाहे खुद से पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, अपनी स्किल्स बढ़ाओ। कि आपको, आपके पास नहीं है पैसे, बिल्कुल नहीं है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं है, तो फिर आप भाई खुद से पढ़ो, लेकिन इंटरेस्टेड होके पढ़ो कि मेरे को क्लियर करना ही करना है। फिर तो उसी केस में वो क्लियर अप हो पाएगा, नहीं तो नहीं। बिल्कुल सही बोला आपने। तो यार, प्रियंक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड एक बेसिकली एक एक क्लियरिटी मिली कि बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, एंड हाउ एवरी वन कैन अचीव एवरीथिंग। जो मुझे दो चीज़, और मैं कुछ चीज़ें जो मुझे सीखने को मिली इस पॉडकास्ट में, वो ऐसी थी कि बेसिकली आपको अप्लाई करना है, एंड इन योर केस ऑल्सो आपने अप्लाई बहुत किया। रिजल्ट 1 2 4 5 मिलते हैं, लेकिन योर कांस्टेंट एप्लीकेशन जो आपको फिल करनी है, डालनी है,
वो आपको रोज़ करनी पड़ेगी। अपस्किलिंग जो आप हमेशा करते हो, आज भी करते हो, अपस्किलिंग हमेशा करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, रोज़ पढ़ना चाहिए, सो दैट यू आर अपडेटेड विद द मार्केट। एंड लास्टली इज़ बेसिकली योर टैग, योर बैकग्राउंड डज नॉट मैटर। अगर आपको प्यार है, जैसे आपको एक्साइटमेंट होता था कि यार ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, योर क्यूरियोसिटी वॉज pumping yourself to learn and to upskill yourself। तो ये कुछ चीज़ें मुझे सीखने को मिली एंड दैट्स अ वेरी गुड लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। हम लोगों ने लगभग 1 घंटा बात करी।